फिजिक्स केडीजी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हाई स्कूल एग्ज़ाम 2025 के भौतिक विज्ञान के लिए पहला और दूसरा सेट करा दिए थे, यह तीसरा सेट 824 सीजे है, जिसमें हम भौतिक विज्ञान कक्षा 10 में आए हुए सभी आंकिक प्रश्न की चर्चा करेंगे विधिवत जाकर। देखते हैं 21 का पहला क्वेश्चन है, किरण आरेख द्वारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना समझाइए। यानी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनाना समझाएंगे, जबकि बिंब का मतलब होता है वस्तु, बासे बिंब बासे वस्तु। ए दिया गया है अनंत पर हो और बी दिया गया है दर्पण के ध्रुव व अनंत के बीच में रखी हो कहीं पर जाकर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर तैयार करें, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो। यहाँ से 2 या 3 या 4 नंबर का जरूर आता है बनाने के लिए, जब बिंब की स्थितियों को चेंज करेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष बना लिए हैं। उत्तल दर्पण का मतलब होता है, उत्तल दर्पण का मतलब ये होता है जिसके उभरे हुए तल पर परावर्तन की क्रिया होगी और दबा हुआ तल जो होगा वो आपका पेंट कर दिया जाएगा। तो दबा हुआ ये है, इस पर हम कर देते हैं पेंट, जाकर इस तरह से पॉलिश कर दिए हैं। उभरे हुए पृष्ठ पर इसकी होगी, ये है दर्पण का ध्रुव पी है जाकर। अब सबसे पहले दिया है वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो जाकर। तो यहाँ पर अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं, अनंत से आ गई। ठीक है, ये इसका वक्रता केंद्र सी है और यहाँ पर इसका फोकस बिंदु एफ है जाकर। ठीक है, अब अनंत से जो प्रकाश किरणें चलती वो कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। लेकिन फोकस से होकर तब जाएंगी जब इधर प्रिंट करा हुआ ना होता, तो इधर प्रकाश तो आ नहीं पाएगा। तो हम कल्पना करेंगे जाकर कि अगर प्रकाश आता तो इस तरह से ये किरणें होकर जाती हैं इससे। तो इसको हम रेखांकित भाग के द्वारा बना लेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण है जाकर और उत्तल दर्पण से प्रकाश क्रॉस नहीं हो पाएगा जाकर। और इनको अगर हम देखें तो इस तरह से पीछे हटा देंगे, ऐसे यहाँ पर इसको पीछे हटा देंगे जाकर। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जाके फोकस पर बनेगा जाकर। ये पहले का सॉल्यूशन होगा। दूसरे में क्या करा है कि दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में रखते हैं, फिर दर्पण बनाते हैं। कौन सा दर्पण बनाना है, उत्तल दर्पण ही बनाना है हमको। तो उत्तल दर्पण फिर बनाते हैं, अंदर प्रिंट करते हैं इसको भी। यहां पर फोकस पी है और वस्तु रखी है इस ध्रुव और अनंत के कहीं बीच में। तो मान लीजिए यहां पर कहीं हम वस्तु रख देते हैं जाकर, और इसका ये फोकस एफ हो गया है, वक्रता केंद्र सी हो गया है। तो एक प्रकाश किरण कहाँ चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलती हो कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। तो ये कुछ इस तरह से आगे प्रिंट करा हुआ, तो डैश डैश करके हम लोग इमेजिन करेंगे कि प्रकाश किरण यहां से आ रही और इसको इधर लौटा देंगे इस तरह से जाकर। दूसरी प्रकाश किरण यहां से चलेगी, वक्रता केंद्र सी से जाएगी। जो वक्रता केंद्र सी से जाती है उसमें किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होता है जाकर। तो ये दूसरी प्रकाश किरण यहां तक तो कंटिन्यू आई, आगे डेडस क्योंकि पेंट करा हुआ है वो ये यहां पर मिल जाएगी जाकर। तो प्रतिबिंब यहां पर बन जाएगा जाकर, प्रतिबिंब यहां पर बन जाएगा। कैसा प्रतिबिंब होगा ये, एक तो सीधा होगा, और जो सीधे होते हैं प्रतिबिंब कौन से किस टाइप के होते हैं जाकर, सीधा होगा जाके प्रतिबिंब, और वस्तु से छोटा होगा। और क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, छोटा होगा जाके, और ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। यानी पी तथा एफ के बीच में बनेगा जाकर। बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जरूर समझने। फिर देखें एक बार, जब वस्तु को हम ध्रुव तथा अनंत के बीच में रख रहे थे
तो हम यहाँ पर वस्तु रखें। एक वस्तु से प्रकाश किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर। जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो कहाँ से होकर जाती है? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण है वो वक्रता केंद्र सी की ओर जाती है, और जो वक्रता केंद्र की ओर जाती है उसमें किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होता है। जहां पर दोनों प्रकाश किरणें मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है जाकर। अब सीधा प्रतिबिंब है तो इसलिए सीधा लिख दिए हैं। वस्तु से छोटा है, देखिए वस्तु बड़ी है प्रतिबिंब छोटा, तो वस्तु से छोटा लिख दिए हैं। बना कहाँ है? P और F के बीच में, तो P और F लिख दिए हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 21 का सेकंड वाला पार्ट दिया गया है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन से आपका समझते हैं। तो देखिए आवर्धन m बराबर होता है I अपान में O और बराबर में होता है B अपान में U। इतने से ही परिभाषा हो जाएगी। देखिए किसी लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या है? ऑब्जेक्ट। O फॉर होता है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक बिंब मतलब होता है वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। तो O बराबर ले लेंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। जाकर आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस है, ये भी ध्यान रखें, से 15 सेंटीमीटर दूर है, यानी वस्तु कहाँ रखी है? 15 सेंटीमीटर दूर। तो वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए कितना हो जाएगा? माइनस का 15 सेंटीमीटर। जाकर लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो F बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर है। जाकर प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? यानी हमसे पूछा है I बराबर क्वेश्चन मार्क की I का मान कितना होगा। फिर ध्यान सुनिएगा। 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक बिंब दिया गया है। बिंब मतलब वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो O बराबर लिख लिए 5 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर रखा है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो 15 सेंटीमीटर दूरी वस्तु रखी, वस्तु की दूरी को लिखते हैं U से, तो U बराबर हम लिख लिए हैं 15 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए क्योंकि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं, बाईं ओर की समस्त दूरियां होती हैं माइनस में। जाकर EF बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी लेंस की फोकस दूरी। चूंकि उत्तल लेंस है इसीलिए फोकस दूरी को हम प्लस में लिए हैं। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? यानी I क्वेश्चन मार्क है, प्रतिबिंब का आकार हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले सूत्र हमको यही लगाना है, M बराबर I अपान में O जाकर, और M बराबर ही होता है B अपान में U जाकर। लेकिन इस सूत्र में ये देखेंगे हमको I का मान ज्ञात करना है, O का मान दिया गया है, U का मान दिया गया है, B का मान ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हम कहाँ ज्ञात करेंगे? B के मान को। अब B के मान के लिए UBF वाला सूत्र लगाएंगे, तो 1 अपान में B माइनस का 1 अपान में U बराबर में हो जाएगा 1 अपान में EF। लेंस के लिए यहाँ पर माइनस आता है और दर्पण के लिए यहाँ पर प्लस आता है। तो माइनस आया हुआ है तो 1 अपान में B ऐसा ही रहेगा, माइनस 1 अपान में U का मान है 15, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर 1 अपान में F का मान कितना है? 10 जाकर है। तो आगे बढ़ेंगे, इस 1/15 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1 अपान में B बराबर में 1/10 माइनस 1/15। जाकर एलसीएम लेंगे तो ये 10 15 हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम, और यहाँ पर 15, यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा। तो 1 अपान B बराबर ऊपर यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 5 और नीचे बचेगा 10 गुणा में 15, तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 10 तियाँ 30 हो जाएगी, यानी
1 30। जब सीधा करेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 30 सेंटीमीटर जाकर। अब हम मान रखते हैं इसी वाले सूत्र में, तो m बराबर है I अपान में O। I हमको ज्ञात करना है, O कितना दिया है 5 जाकर, बराबर चिन्ह के साथ में इसमें मान रखा जाता है जाकर। आगे बढ़ते हैं, b कितना आया है प्लस का 30, तो यहाँ प्लस 30 लिख लिए हैं। u कितना है माइनस का 15, तो माइनस का 15 लिख लिए। तो ये 15 दूनी 30 हो गया 2, यहाँ से 5 जब इधर जाएगा तो किस में जाएगा, गुणा में जाकर। तो I बराबर हो जाएगा माइनस का 5 गुणा में 2, तो I बराबर हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर जाकर, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रतिबिंब का आकार 10 सेंटीमीटर का होगा जाकर, और माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उल्टा का मतलब क्या है, लेंस की मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बनेगा जाकर, लेंस की मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बनेगा जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 23 का पहला दिया है, ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम सबसे पहले देख लेते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना हो। भौतिक अवस्थाओं का मतलब होता है ताप है वो चेंज नहीं होना चाहिए, दाब है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ये चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। जितना एक्सपेरिमेंट से पहले लिए थे और उतना ही बाद में रहें, जब बैटरी हम लगा देंगे तब भी उतना ही रहें, इनमें चेंज नहीं होना चाहिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना हो तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है B समानुपाती क्या हो जाएगा, I जाकर। इसी में समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसको लिखते हैं कैपिटल R से, तो B बराबर हो जाएगा I इंटू में कैपिटल R जाके, जहां R क्या है, प्रतिरोध है जाकर, R क्या है, तार का प्रतिरोध है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 3 प्रतिरोध दिए हैं, 1 2 और 3 जाके। सबसे पहले तो पता ये करते हैं कि ये किस क्रम में दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां से अगर कुल धारा चल रही है I जाकर, ठीक, यहां से धारा जब I यहां पर पहुंचेगी तो 3 भागों में बट जाएगी, कुछ धारा इसमें जाएगी, कुछ इस तार में जाएगी, कुछ इस तार में जाएगी। तो जहां धारा का बंटवारा होता है वहां पर होता है समांतर क्रम संयोजन। जहां पर धारा बट जाए वहां पर समझिए सब तार किसमें जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम संयोजन में जाकर। तो यहां पर सब में धारा बट रही, यानी तीनों तार किसमें रहेंगे, समांतर क्रम संयोजन में जाकर। अब देख लेते हैं ज्ञात क्या क्या करना है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर का मान यानी B का मान ज्ञात करना है प्रत्येक के लिए, और I का मान हमको ज्ञात करना है कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही होगी। तो देखते हैं, तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 जाकर। तो मान रखते हैं, यानी 1/15 प्लस में 1/15 और प्लस में 1/15 जाकर, यहां पर 1/r चल रहा है, ये 1/r रहा। यहां सबको जोड़ लेंगे तो 1 2 3, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 एक बार कटेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 5,
यानी 1/r बराबर हो जाएगा 1/5। सीधा करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 5 जाकर, तुल्य प्रतिरोधी आ गया है। अब देखते हैं विभवांतर कितना लगा है, कितने विद्युत वाहक बल की बैटरी लगी हुई है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो B हमको कितना दिया है, B दिया है 10 वोल्ट जाकर। अब प्रतिरोध R हमने ज्ञात कर लिया है, तो ओम का नियम लगाएंगे। तो ओम का नियम क्या कहता है, B बराबर IR। B का मान कितना है 10, I का मान हमको ज्ञात करना है, R का मान है 5, 5 से काट देंगे 2, तो आ जाएगा जाकर I बराबर 2 एम्पियर। I बराबर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर जाकर धारा होगी जाकर इसमें कुल धारा। फिर ध्यान से सुनिए, 3 प्रतिरोध दिए गए, तो तीनों प्रतिरोध को सबसे पहले देख लिए कि किस संयोजन में है। तो तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में है। जब समांतर क्रम संयोजन में क्यों है, क्योंकि धारा का वहां पर बंटवारा हो रहा है, और जहां धारा का बंटवारा होता है तो किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम संयोजन में होते हैं। समांतर क्रम संयोजन का सूत्र लगाए हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 3 प्रतिरोध हैं, इसलिए R1 R2 R3 आए हैं। सबके मान लगा दिए, चूंकि R1 का मान भी 15 है, R2 का मान भी 15 है, R3 का मान भी 15 है, यहां लगा दिए। इसको काटे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 जाकर है, तो हो गया 1/5। सीधा किए तो R बराबर आ गया 5 ओम जाकर। अब कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो ओम का नियम B बराबर IR। B कितना दिया है 10, I हमको ज्ञात करना ऐसे ही रहेगा, R कितना है 5, काट दिए तो I बराबर आ गया है 2 एम्पियर जाकर। दूसरे को देखते हैं, पूछा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये तीनों हैं समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में धाराएं अलग अलग होती हैं, लेकिन विभवांतर हमेशा समान रहता है। और कुल विभवांतर कितना लगा हुआ है 10 वोल्ट, यानी यही 10 वोल्ट इसके सिरों पर भी होगा, इसके सिरों पर भी होगा, इसके सिरों पर भी होगा जाकर, यानी B1 बराबर B2 बराबर B3 कितना होगा 10 वोल्ट होगा जाकर। क्यों 10 वोल्ट होगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। अब विभवांतर जब समान रहेगा तो जो कुल विभवांतर है वही सब पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। यानी 10 वोल्ट अगर यहाँ बैटरी लगी हुई है तो 10 वोल्ट यहाँ पर होगा, 10 वोल्ट यहाँ पर होगा, 10 वोल्ट यहाँ पर होगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर समांतर क्रम में ना होते तो वोल्टेज अलग अलग होता। तो ध्यान रखें, समांतर क्रम में धारा अलग अलग होगी, लेकिन वोल्टेज हमेशा समान रहता है, या विभवांतर हमेशा समान रहता है। इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का सेकंड, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। देखिए उसके नाम में ही परिभाषा है पूरी, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, यानी जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाता है या गर्म होने लगता है। इसी घटना को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी विद्युत धारा के प्रभाव के कारण, विद्युत धारा के फ्लो के कारण हीट क्रिएट हो रही है, इसीलिए इस प्रभाव को हम ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो देखिए जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है। इस घटना को ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। फिर ध्यान से सुनेंगे, यानी विद्युत धारा के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे,
ऊष्मीय प्रभाव। अब ऊष्मा उत्पन्न कब होगी? जब तार गर्म होगा, यानी जब विद्युत धारा तार में प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं जाकर। बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। अब देखते हैं इसका अंकित 10 ओम प्रतिरोध। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं R बराबर कितना दे रखा है? 10 ओम जाकर। सबसे जरूरी ये है एक एक बात को हम पढ़ते जाएं और नोट करते जाएं। जब सबकी जानकारी हमको हो जाएगी तब हमको खुद क्वेश्चन हम कर जाएंगे जाकर, अगर उसका सूत्र हमको आता है जाकर। तो देखिए 10 ओम प्रतिरोध वाले तापक में 15 एम्पियर, ऐसे भी ना पता लगे तो सबसे पहले मात्रक देखा करिए। अब एम्पियर मात्रक किसका? विद्युत धारा। विद्युत धारा लिखते किससे? आई से, यानी आई का मान हमको कितना दे रखा है? 15 एम्पियर की धारा 30 मिनट। अब मिनट किसका मात्रक? समय का, और समय को लिखते हैं स्मॉल टी जाकर। तो यहां दिया है 30 मिनट जाकर। इसको सेकंड में बदल लेते हैं तो 30 गुणा में हो जाएगा 60, क्योंकि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड जाकर। तो ये आ जाएगा 1800 सेकंड जाकर। आगे बढ़ते हैं। तक प्रवाहित हो रही है तापक में ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? ऊष्मा का मतलब होता है हीट, हीट का मतलब है H बराबर क्वेश्चन मार्क जाकर। तो ऐसा सूत्र लगाते हैं जिसमें ये तीनों चीजें आ जाती हैं, क्योंकि हीट के 3 सूत्र हैं जाकर। तो H बराबर लगाते हैं I स्क्वायर R और इंटू में T जाकर। देखिए इसमें I भी आ जाएगा, R भी आ जाएगा, T भी आ जाएगा। मान रखते हैं I का मतलब 15 का स्क्वायर, तो हो गया 15 गुणा में 15 जाकर। कैपिटल R मतलब 10, T मतलब 1800, T मतलब 1800 हो गया है। हल कर लेते हैं इसको। 15 की गुणा जब हो जाएगी तो 225 होगी जाकर, 225, और यहां पे हो जाएगा 18,000। गुणा कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा गुणा कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हम जूल में यहां पर लिख देंगे जाकर। ऊष्मा हमारी जूल में आ जाएगी जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 24 का थर्ड पार्ट। 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर। अब वाट मात्रक होता है शक्ति का, शक्ति को लिखते हैं P से, यानी P बराबर हमको कितना दे रखा है? 200 वाट। एक रेफ्रिजरेटर 10 घंटे, 10 घंटे का मतलब ये किसका मात्रक है? समय, यानी T हमको दे रखा है 10 घंटा। प्रतिदिन चलाया जाता है 6 रुपए प्रति किलोवाट घंटे की दर से, यानी 1 kWh। फिर ध्यान सुनिए, 1 किलोवाट घंटे का मूल्य कितना दिया है? 6 रुपया। कितना दिया है? 6 रुपए। दर से इसे 30 दिन चलाने में, यानी कुल समय कितना दिया है? कुल समय बराबर, देखिए कुल समय कितना हो जाएगा? एक दिन में हम 10 घंटे चला रहे हैं और कुल कितने दिन दिए हैं? 30 दिन, यानी कितना हो जाएगा? 300 घंटा जाकर। टोटल कितना हो जाएगा? 300 घंटा। चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कितने यूनिट पहले आएंगे? देखिए 1 kWh होता है 1 यूनिट जाकर। kWh किसके बराबर होता है? यूनिट। तो सबसे पहले यूनिट की संख्या निकालेंगे, फिर देखेंगे कि कुल कितना रुपया देना पड़ेगा बिल के रूप में जाकर। तो देखते हैं, सबसे पहले यूनिट की संख्या निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? तो यूनिट की संख्या बराबर, सूत्र होता है वाट गुणा में घंटा, और डिवाइड में आता है 1000। अब कितने वाट का है जाकर? तो 200 वाट का है रेफ्रिजरेटर। कितने घंटे चल रहा है? तो टोटल घंटे कितने आया है? 300। डिवाइड में कितना करें? 1000 जाकर। 3 जीरो से 2 जीरो ये चले गए, 1 जीरो ये चला गया है, तो 20 यहाँ कितना हो जाएगा? 60। तो 60 यूनिट आ जाएगा, यानी यूनिटों की संख्या कितनी आ गई है? यूनिटों की संख्या
बराबर आ गई है 60 जाकर। अब देखते हैं, एक यूनिट का मूल्य बराबर कितना है, 6 रुपए। तो 60 यूनिट का मूल्य कितना होगा, तो हो जाएगा 60 गुणा में 6 की गुणा हो जाएगी, तो गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 रुपए जाकर। यही हमारा आंसर है। इसी के साथ में ये सेट कंप्लीट होता है और हमने पहला, दूसरा और तीसरा 3 सेट यानी कंप्लीट कर लिए हैं। चौथे सेट की वीडियो बहुत ही जल्द आएगी।